और अपने सभी अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपने इष्ट देव को याद करेंगे। थैंक यू गॉड, आई एम ए पावरफुल सोल। थैंक यू गॉड, आई एम ए पीसफुल सोल। थैंक यू गॉड, आई एम ए पावरफुल पीसफुल डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। शक्तिशाली परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा की प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए, इतने प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू संतोष, बहुत अच्छी प्रेयर कराने के लिए और हमको भगवान से मिलाने के लिए। अब हम आगे का सेशन शुरू करते हैं बुक क्लब की तरफ। आज हमारे नेवर बी सिक का 3rd लेसन और 4th लेसन के लिए बोला था सर ने, तो उनमें कुछ नाम उन्होंने सबने मेरे को दिए थे, तो मैं उनके नाम लेके बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं उन नए लोगों को शुरू बनाना चाहती हूँ जो कि कभी भी नहीं बोले हैं, तो मैं इंद्रानी जी को इनवाइट करना चाहूंगी, वो अपनी बताएं। वेलकम इंद्रानी जी। इंद्रानी जी हैं? चलिए, वो नहीं है तो ज्योति फुले जी को इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम ज्योति फुले जी, आपने भी हैंड रेज किया था कल, तो आप बुक के बारे में, लेसन के बारे में बताइएगा। लेसन के बारे में, बुक के बारे में पढ़ा था ना ज्योति जी? वेलकम ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है? जी शांति दीदी आ रही है बिल्कुल। आपके पास से कुछ डिस्टरबेंस भी आ रहा है शांति दीदी शायद। हाँ मेरे साथ तो एक गायत्री मंत्र चला है। ज्योति फूले जी हैं क्या? हाँ है तो हाँ सही। दीदी है। हाँ जी जी। है। आप बताइए। शुरुआत मुझे से करनी है। हाँ एक्चुअली में क्या, आशा जी और सीमा जी वो सब रोज बताते हैं, तो आज मैं सोचू नए लीडर्स को पहले मौका दिया जाए। ठीक है। थैंक यू। पहली बार प्रयास कर रही हूँ बुक रीडिंग में। इससे पहले तो बाकी प्रेयर वगैरह ही करवाया था, लेकिन जब कल दीदी ने बोला कि हम मतलब दीदी हमारे साथ है, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो वो मदद करेगी, इसलिए किया तो आसान लगा। जो भी मेरे समझ में आया है वो बताती हूँ। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमें कुछ भी बीमारी है तो बीमारी का मतलब बीमारी हम खुद अपने पे लेते हैं, लेकिन उसका जो संघर्ष है वो हमारी कोशिकाएं करती है। जब भी, इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि जब भी हमारी कोशिका सेल्स डैमेज होती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, तभी हमें कुछ बीमारी होती है। और कोशिकाओं को उनकी जरूरत के सभी कच्चे माल को आपूर्त करना, मतलब उन्हें जो भी सप्लीमेंट्स जरूरी है वो हम देंगे तो कोशिका बीमार नहीं होगी और हम भी बीमार नहीं होंगे। जहरीली रसायनों के हानिकारक प्रभाव से भी हमें बचना है जब हमारी कोशिकाएं बीमार नहीं होगी। मतलब हम लोग जब भी किसी बीमारी को फेस करते हैं तो उसका कारण हम खुद स्वयं ही होते हैं। जैसे भी हमें शुगर की प्रॉब्लम होती है तो हम ज्यादा मीठा खाते हैं, तो उसी की वजह से हमें शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है। एक मनुष्य लगभग 75 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना है, जिसमें पूरे शरीर में विशिष्ट कार्य करने वाली लगभग 200 विभिन्न प्रकार की विशेष कोशिकाएं शामिल होती है। जैसे कि उसमें है मस्तिष्क, रक्त, मांसपेशियां, यकृत और आंखें। कोशिकाओं का निर्माण और रखरखाव अत्यंत जटिल प्रक्रिया और अंतः क्रियाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रकृति उस जटिलता का ध्यान रखती है। मतलब जब भी हमारा शरीर है तो पूरा कंट्रोल करने का काम जो है वो सब कोशिकाएं करती है। आपका काम बहुत ही सरल है,
सुनिश्चित करें, मतलब हमें तय करना है कि आपके कोशिकाओं को वही प्राप्त हो जो उन्हें चाहिए, जो उन्हें हेल्दी बनाए रखे, वही हमें लेना है। स्वास्थ्य को चुनने का मतलब यह सीखना है कि जब अपनी कोशिकाओं को उन चीजों की आपूर्ति कैसे करें जिनकी उन्हें जरूरत है, और साथ ही उन्हें उन चीजों से भी मुक्त रखना है जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। मतलब जिनकी उन्हें जरूरत है वो हमें उनको सप्लाई करना है, और जिनकी जो उन्हें हानिकारक है उससे हमें बचना है। कोशिकाओं के पास स्वयं की देखभाल करने की और स्वयं की मरम्मत करने की, स्वस्थ रहने की महान शक्तियां हैं। जब तक कि वे खराब आहार, अस्वास्थ्य आदतों या पर्यावरणीय खतरों से अभिभूत न हो, या आपकी दैनिक पसंद यह निर्धारित करती है कि आपकी कोशिकाएं स्वस्थ रहे या बीमार रहे। मतलब हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो आदतें हैं, वही उसी से हमें बीमारियां होती है। अगर वो हम एकदम अच्छे से रखें तो हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं। और मतलब हम लोग जो सुनते हैं कि कोशिका कोशिका, तो मतलब हमारी जो सेल्स है वो उसे लाइफ देने का या फिर उसे स्वस्थ रखने का काम हमारी प्रोटीन पाउडर करती है। तो मतलब आज पहली बार है मैंने बुक पढ़ा है, इधर शेयर करने का डेयरिंग किया है, तो मतलब ये दिमाग में आया है कि प्रोटीन पाउडर मतलब हम तो लेते हैं, लेकिन सबके लिए प्रोटीन पाउडर बहुत ही जरूरी है। और थोड़ा सा आगे बताना चाहूंगी। आप अगर विकल्प चुनते हैं तो आपको फास्ट फूड या फास्ट फूड को आपको अवॉइड करना है। आपको ज्यादा देर तक जगना नहीं है, मतलब रात को जल्दी सोना है। अपने घर के आसपास सफाई को ध्यान में रखना है। आप जब दैनिक विटामिन पूरक लेते हैं या आप कोई पूरक नहीं लेना चुनते हैं, तो इसी से आपकी स्वस्थ रहना है या आपको बीमार होना है ये तय होता है। और यहाँ एक भी गलत विकल्प चुना आमतौर पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप लगातार विकल्प गलत चुनते हैं तो आपके टिश्यू को मरम्मत या प्रस्थापित करने की तुलना में तेजी से खराबी ज्यादा हो जाती है। तो और भी थोड़ा बहुत है बोलने के लिए, लेकिन दूसरों को चांस देना चाहूंगी। थैंक यू दीदी। थैंक यू पीयूष दीदी, ज्योति जी, आपकी बहुत वजह अच्छा से ये बताया। डेयरिंग हुई है। फर्स्ट टाइम बताया लेकिन बहुत अच्छा बताया। और यही हमारा एक्सप्रेशन होता है, हमारे मेंटर यही हमारा एक्सप्रेशन देते हैं कि हमको आगे बढ़ के बोलना चाहिए। यहाँ पे कोई गलत कोई सही बिल्कुल नहीं, सब बहुत हमारा मतलब हम लोग सबकी इज्जत करते हैं। थैंक यू ज्योति जी, बहुत अच्छा बताया। अब मैं जेपी पांडे जी को इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम सर। हाँ, हरिओम। मेरा निवेदन तो यही है कि टोटली जो हमारे शरीर में जो खेल है कोशिकाओं का खेल है, और कोशिकाएं दूषित होने में सब तरह की बीमारियां हो जाती है। कोई भी कोशिका जितनी अधिक अम्लीय हो जाती है उसकी कार्य प्रणाली उतनी अधिक खराब हो जाती है। तो बहुत अधिक अम्लीय स्तर पर कोशिकाएं मर जाती है। तो कोशिकाओं को पोषण देने के लिए हमारा न्यूट्रिशन है वो देंगे ज्यादा, तो कोशिका हमारी स्वस्थ रहेगी। क्योंकि एक कोशिका खराब होती है, रेगुलर कोशिका खराब होने देती है। तो कोशिकाओं को संतुलन न्यूट्रिशन देंगे तो कोशिका सही रहेगी। और शुगर की बात आई तो शुगर के लिए पांडुरंग सर ने एक मीटिंग में बताया था, तो शुगर होता है ज्यादा सोचने से, टेंशन से, और से। उन्होंने बताया मजदूर के बच्चे मजदूर बहुत शुगर खाते हैं पर उनको शुगर नहीं होती। तो ये मेरा टेक ओवर रहा। गो कैम, जय बद्री विशाल। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया आपने भी। बिल्कुल, कुछ कुछ हमारी गलतियों से ही बीमारियां आती हैं, हम बहुत गलतियां करते हैं उससे भी आती हैं। ये बिल्कुल सही कहा कि ज्यादा मेहनत करने वालों को कभी कोई शुगर और कोई बीमारी नहीं होती है। थैंक यू सर। अब मैं अनीता जी को इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम अनीता जी। अनीता जी हैं? Yes, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. हाँ, Thank you so much, मैम, इनवाइट करने के लिए। और हाँ, ऑलमोस्ट ज्योति मैम ने सभी कुछ बता दिया जो शेयर करना चाहिए था वो। लेकिन जहाँ तक मैं बुक को पढ़ने के बाद जितना समझ आया उतना मैं भी शेयर करना चाहूंगी। एक लाइन है, कोशिकाओं को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और हेल्दी लाइफ जीना चाहिए। जो कि जैसे जो भी हम खाना खाते हैं जो बहुत ज्यादा कुक नहीं होना चाहिए या रो फूड में उसमें लेना चाहिए।
और स्पेशली हमारे खाने का टाइम, हम जीवन में क्या चूज करते हैं, सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि खाने का मतलब ये नहीं है कि जब मर्जी है रात को 10 बजे खा रहे हैं, 12 बजे इतना हैवी खा रहे हैं। तो जितना लेट खाएंगे तो हम जीवन में जो भी चूज करते हैं टाइमिंग, जैसे सुबह का जो नाश्ता का है कैसे होना चाहिए, हमारा लंच कैसे होना चाहिए, और रात को कोशिश करें कि 7 बजे से पहले डिनर हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो, और लाइट होना चाहिए। तो हमारी जो कोशिकाएं, जितना हम हेल्दी फूड खाएंगे, हेल्दी सप्लीमेंट लेंगे, उस हिसाब से हमारी जो कोशिकाएं स्वस्थ रहेंगी। और एक्सरसाइज करना, बाकी जो चीजें हैं, हम जितना पॉजिटिविटी में रहते हैं, एनवायरमेंट, किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं हम, अगर हम जैसे हमारा पर्यावरण बहुत ज्यादा अभी इस टाइम पोल्यूशन में है, अभी इस टाइम बारिश हो रही है, तो हमारी इम्यून सिस्टम को कैसे सही रखने के लिए, हमारी अगर कोशिकाएं स्वस्थ हैं तो हमें कोई भी मौसम हो हमें इफेक्ट नहीं कर सकती है। तो इसीलिए कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए हमारा फूड बहुत अच्छा होना चाहिए, और हमारा जो भी हमारा लाइफ स्टाइल है वो, मतलब हमें जो हमें किस लाइफ स्टाइल में रहना चाहिए। तो देखा जाएगा दीदी, और थैंक यू। थैंक यू अनिता जी, बहुत अच्छा बताया। बिल्कुल सही बात है, हम मैं लोग स्वस्थ कुछ तभी रह बोलूं सकते हैं जब शांति हम। जी? हाँ शांति बोलिए जी, सर। अगर परमिशन हो नमस्कार। तो मैं हाँ कुछ बोलूं? हाँ बोलिए सर, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर, हाँ बोलिए। जी, नमस्कार। हम्म। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 3 चैप्टर जो पिछले पढ़े हैं उनसे एक ही बात सीखी है कि 2 ही चीजें हैं। हमारा सारा जो खेल है, वो जो जितने इश्यूज हैं, जितने उसके अंदर सेल्स होते हैं, उन सेल्स की बीमारी की वजह से ही बीमारियां आती है। और उसके 2 कारण बताए गए हैं, एक टॉक्सिकेशन और दूसरा मेल न्यूट्रिशन। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि एक तो जो खाने पीने का जो आपका जो बाहर से हम कचरा वचरा खा रहे हैं उसको कम करें, और न्यूट्रलाइट जो है उनको प्रमोट करें। हमारे लोगों में, मतलब हम लोग जो बचपन में तभी से सुन रहे थे कि बचाव ही उपचार है। मैं रोडवेज में नौकरी करता था तो मुझे मालूम है कि वहाँ बसों के मेंटेनेंस के लिए डेली डोकिंग, वीकली डोकिंग, मंथली डोकिंग, ईयरली डोकिंग होती थी। इसी तरह हमारे शरीर का मामला है कि हमें डेली क्या करना है, वीकली क्या करना है, मंथली क्या करना है, ईयरली चेकअप कराना है। ये सब चीजें हमें करनी चाहिए। और जो ये आजकल चल रहा है फैशन फास्ट फूड का, इसको अवॉइड किया जाए, और जो गनफन ना खाओ। दूसरी बात जो है वो आप अपने कर रहे हैं न्यूट्रलाइट्स की, कि आप अगर माल न्यूट्रिशन नहीं है, अगर हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी में बढ़ रहे हैं तो आदमी बीमार नहीं होगा। इसके लिए अपने पास बेस्ट सॉल्यूशन है पीडीओ, प्रोटीन, डेली एंड ओमेगा। ये अगर हम लोग आज 100 आदमी सुन रहे हैं इसको, अगर ये 100 और 100 के साथ में उनका परिवार 200-300 आदमी, अगर हम इस पीडीओ को प्रमोट करें, पीडीओ ने, तो बीमारी की तरफ हमें जाना ही नहीं पड़ेगा। बीमारी हमें देखेगी ही नहीं। जैसे हम डोकिंग करते हैं ईयरली, मंथली करते हैं कि साहब मंथली ऑयल चेंज करना है, फिल्टर बदलने हैं, ये करना है। इसी ढंग से अगर हम ये पीडीओ को प्रमोट करें तो हमारे सारे न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और खान पीन में अगर हम अब आज ये जो फास्ट फूड है इसको अवॉइड करने की कोशिश करें तो हमारा जो पहले वाला स्ट्रेस जो है, कहते हैं साहब, जो हमारी जो 2 ही कारण है मेन, वो दोनों कारण खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। हम लोग न्यूट्रिशन जितना लेंगे, बाहर की चीजें अवॉइड करेंगे तो हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। पहले के लोगों का यही था, रहन सहन बहुत अच्छा था, मोटा खाना, मोटा पहनना, 6 बजे से पहले खाना खा लेना, तो उनको कभी हमने बीमार होते हुए भी नहीं देखा था। और आज हर एक दूसरे घर में कोई ना कोई बीमारी हो रही है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि लाइफ स्टाइल लोगों ने चेंज कर लिया, खाने पीने का टाइम नेम बिल्कुल चेंज हो गया है। फास्ट फूड खा रहे हैं बच्चे, फास्ट फूड के अलावा कुछ खाना नहीं चाहते हैं। आज मैगी खानी, आज ये खाना, पराठा वराठा नहीं खाने की करते हैं। तो हम लोग जितना घर का खाना खाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। बहुत ही अच्छा बताया सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मनीष जी को इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम मनीष जी। Thank you so much ma'am for welcoming.
but due to our circumstances, I'm not tell about anything. But I take away one cause, one illness, 2 causes, and 6 a path. So take a 6 path and better to our hands. Thank you so much. सही बात करें, सही टाइम पे सही काम करें, कुछ हेल्थ भी सही रहेगी और हमारा मेंटल, वो कहते हैं ना EARN, तो हम अपने हेल्थ को सब अर्न कर सकते। थैंक यू सर। अब मैं आशा जी को इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम आशा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जब हम सेल्स की और हेल्थ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये 3rd चैप्टर में जो स्टार्टिंग में ही उन्होंने यही बताया हुआ। Asha ji, I will request the 3rd chapter में if you can provide summary for the pathway number 5 and 6 या somebody else before। एक हाँ। सेकंड, Genetic क्या और बता रहे medical चैप्टर नंबर चैप्टर 3 में? चैप्टर 3 में कल हमें जो शुरुआत करनी चाहिए थी एक्चुअल में आज कल की बात के हिसाब से, तो हम लोगों ने फिजिकल पाथवे तक तो बहुत अच्छे से समझ लिया है, टॉक्सिसिटी हमने समझी, अभी बाकी लोगों ने भी एम्फेसाइज किया कि हमने टॉक्सिसिटी भी समझ ली, हमने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी समझ ली, हम लोगों ने काफी चर्चा कल की साइकोलॉजिकल पाथवे पे भी, पहले भी हम लोगों ने साइकोलॉजी के बारे में काफी पढ़ा है, और फिजिकल पाथवे जिसमें हम एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो थोड़ा सा यदि आज हम डिस्कस कर पाए अभी जेनेटिक और मेडिकल पाथवे को, एंड देन फर्दर सेल्यूलर स्ट्रक्चर की जो बातें सब हो ही रही हैं। Genetic and medical pathways. Okay. So I haven't read this. मैं ये पढ़ नहीं पाई हूँ। नो इश्यूज, जो आपको शेयर करना है आपको करिए। नेक्स्ट लीडर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ये 2 पाथवेज जरूर समझाएं। यस, अभी जो भी आप बात करना चाह रहे हैं आशा जी। मैं यही टेक अवे भी अच्छा था कि डॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे उन्होंने कहा कि एक बात कि थोड़ा सा ठहर के आप अपनी बॉडी का थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहाँ पर, जैसे उन्होंने कहा कि बसेस को कहाँ ऑयलिंग चाहिए, कहाँ कौन सा पार्ट चेंज करना है, उस तरह से हम भी अपने हेल्थ चेकअप करवाते रहे, क्योंकि हम बहुत से लोगों का हेल्थ चेकअप करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपना भी हेल्थ चेकअप करना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि कहाँ पर किस चीज की कमी हो रही है। बिकॉज जैसे ही कह रहे हैं कि कोई बीमारी आती है तो वो तुरंत तो नहीं आती है, सम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम अगर देखते हैं तो इट इज ऑलरेडी आपके शरीर में वो पनप रही है, तो उसको यू आर ऑलरेडी सिक बिफोर यू कम डाउन विद एन इन्फेक्शन। तो इसके लिए पहले यही देखना है कि कहाँ पर कहते हैं कि नहीं ये तो जन्म से ऐसे है, या तो ऐसे इनको होता ही रहता है क्योंकि इनके पेरेंट्स को भी ऐसे हुआ था, तो वो जेनेटिक वही होता है शायद, कि हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स को भी था तो शायद हमें भी, मेरे पापा को शुगर था तो शायद मुझे भी शुगर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सोचते हैं कि जेनेटिक है ये चीज, बट विच यहाँ आने के बाद पता चला कि शुगर की बीमारी कोई जेनेटिक नहीं होती, ब्लड प्रेशर की बीमारी कोई जेनेटिक नहीं होती है। So having a cold or flu is an alarm, मतलब ये हमारे एक वार्निंग चीज है, होती है कि हमारे सेल जो है वो हेल्दी नहीं है, वो इन्फेक्शन को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर यही कह सकते हैं कि माल फंक्शन ऑफ द सेल्स, और हमारी वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि हम सकम हो जाते हैं, हम इसके लिए प्रोन है कि हम ये चीजें इन्फेक्शन बहुत जल्दी से कैच करते हैं। तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि हम उस सेल को किस तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें जिससे वो बीमार ना हो। सो आई थिंक मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है आज, तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। मैं 3rd से ही शुरू किया था, पर आगे से अभी मैं थोड़ा ध्यान रख के मैं शेयर करूंगी। थैंक यू। हेलो, थैंक यू आशा जी, बहुत अच्छा बताया आपने जितना भी आपने पढ़ा था। अब मैं राम सिंह जी को इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम राम सिंह जी। थैंक यू शांति जी। सभी को नमस्कार और सभी का इस बुक रीडिंग क्लब में स्वागत है। मैं सर्वप्रथम पीयूष जी से ये आज्ञा लेना चाहूंगा कि आज मेरे पास बुक नहीं थी, लेकिन किताब से रिलेटेड एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम सभी स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हम सभी की मूलभूत ये एक क्वेश्चन रहता है कि हम स्वस्थ रूप से 100 साल कैसे जी पाएं। मैं इसके संबंध में अगर आपकी आज्ञा हो तो 2-3 मिनट का शेयर कर सकता हूं क्या? जी जी प्लीज करिए जरूर। थैंक यू मैडम जी।
मेरा नाम राम सिंह शेखावत है और मैं रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर हूं और मैं सीकर जिले से बोल रहा हूं। हम सभी का एक क्वेश्चन है कि 100 साल तक स्वस्थ जीने का मंत्र क्या है। तो इसमें अपन ये चर्चा कर सकते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली, मेहनत, व्यायाम और सक्रिय एवं स्वस्थ जो अपना जीवन का रूटीन है, वर्क है, वो इसमें बहुत उपयोगी रह सकता है। और जैसा कि इस किताब में भी बताया गया है कि पोषक तत्व यानी कि उचित खान पान और फैट का कम इस्तेमाल, हरी सब्जियां, मछली, ग्रीन टी, ये सब अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल ये है कि बुढ़ापा क्या है, हम बूढ़े क्यों होते हैं और क्या इस जैविक प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है, ये एक प्रश्न है। बाहरी संकेत हैं, बुढ़ापे की झुर्रियां पड़ जाती हैं, बालों का सफेद हो जाते हैं और कुछ कमजोरियां शारीरिक गतिविधि करने में आ जाती है। लेकिन ये सब तो बाहरी संकेत हैं। शरीर की अंदरूनी प्रक्रिया बुढ़ापे की इस प्रकार है कि उम्र बढ़ने का असर शरीर के सभी ऊतकों पर पड़ता है। इसका असर दिमाग से लेकर प्रजनन क्षमता तक होता है। इसमें कोशिकाओं से जुड़ी कई प्रक्रियाएं शामिल की जा सकती हैं, जैसे कोशिका के अंदर प्रोटीन क्वालिटी कंट्रोल में कमी आना। ये इस प्रकार समझें कि माइटोकॉन्ड्रिया का निष्क्रिय होना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वह हिस्सा है जो ऊर्जा का निर्माण करती है। उम्र बढ़ने के साथ यह काम करना बंद कर सकती है। उम्र बढ़ने के साथ डायबिटीज जैसी स्थायी बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। तो पोषक तत्वों की आपूर्ति को रेगुलेट करना कोशिकाओं के काम करने के लिए जरूरी है। और यही बात इस किताब में भी लिखी है कि ये एक फैक्ट्री है अपने शरीर, इसमें कच्चे माल की आपूर्ति यानी पोषक तत्वों की आपूर्ति को रेगुलेट करना। दिक्कत आने पर स्टीम सेल यानी कि मूल कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। स्टीम सेल कोशिकाओं की मरम्मत करती है और जो बदलाव होते हैं बुढ़ापे के, वो दिमाग में भी आते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ दिमाग का आकार भी वैज्ञानिकों के अनुसार छोटा हो जाता है। इससे बुजुर्गों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, उन्हें एक साथ कई काम करने में दिक्कतें आती हैं और उनके बर्ताव में भी बदलाव आते हैं। वे ज्यादा व्यग्र हो जाते हैं या अवसाद में चले जाते हैं। खास बात यह है कि ये बात सभी बुजुर्गों में लागू नहीं होती, सभी के साथ कुछ अलग अलग होता है। तो अब अपन इसका ये जो मूल उत्तर ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर निरंतर कोशिश करें सक्रिय बने रहने की। शरीर के बूढ़े होने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है और इससे रोका या पलटा भी जा सकता है। तरीके क्या हैं प्रक्रिया को धीमा करना, कैसे करें? उम्र बढ़ाते हैं दोस्त। जो लोग दूसरों के साथ बेहतर तरीकों से जुड़े होते हैं और गर्मजोशी भरे रिश्ते रखते हैं, वे बेहतर रिश्ते न रखने वाले लोगों की तुलना में लंबी एवं स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। एमबीए का जो समुदाय है, ये हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि अपन दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार बेहतर तरीके संबंध रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस किताब में भी है कि पौष्टिक आहार लेना, और तीसरी है लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतें जो लंबे एवं स्वस्थ जीवन में मददगार हैं। तनाव व तनाव से काबू पाने के तरीके अपन अपना सकते हैं। दिन में ऐसा कुछ हुआ जिससे आपको परेशान कर दिया या आपकी किसी से बहस हो गई, तो आप अपने शरीर में जकड़न सी महसूस करते हैं और आपके पास कोई ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति है जो आपकी बात सुने, तो आपको महसूस होगा कि आपकी थकान उतर गई है। जो लोग अकेले हैं उनका गुस्सा कभी पूरी तरह से उतरता ही नहीं है, उनके शरीर में हमेशा हल्का सा तनाव होता है। स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए रिश्ते जरूरी हैं। अब हम लास्ट में मैं ये चैप्टर खत्म कर रहा हूँ मेरी तरफ से। वापस लौटते हैं उसी सवाल पर कि 100 साल तक स्वस्थ जीवन जीने का मूल नुस्खा क्या है। तो वो मैं बता रहा हूँ 2 लाइनों में। गारंटी के साथ ऐसा कोई नुस्खा नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। आप एक से ज्यादा चीजें करते हैं तो इसमें मदद मिल सकती है, जैसे खान पान को सही रखें, शारीरिक गतिविधियां बनाए रखें, कोई दोस्त या पालतू जानवर तलाशें जिससे आप बात कर सकें, और विषाक्तता से दूर रहें। थैंक यू।
थैंक यू मैडम जी। मैं मेरी बात यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद। थैंक यू राम सिंह जी, बहुत अच्छा बताया। और अब मैं शालू जी को इनवाइट करना चाहूंगी, वो आगे बताना चाहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसा कि पीयूष मैम कह रही है, तो जेनेटिक के बारे में बात करना चाहें तो ज्यादा अच्छा। वेलकम शालू जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू दीदी। जेनेटिक के बारे में तो अभी आशा दीदी ने बताया। हम बात सोचते हैं कि ये सब जीन्स के थ्रू आती है। जैसे कई लोग मदर मोटी है तो कहते हैं नहीं हमारे तो जीन्स ही ऐसे हैं, मेरी मम्मी मोटी है तो मैं भी मोटी होंगी, तो वो एक बहाना बना लेते हैं उस चीज का। तो ये सारी चीजें जेनेटिक नहीं है, हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना है और अपने शरीर को सही पोषण देकर हम अपनी जो भी जीन्स जेनेटिक प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है चिकित्सा वाला, है ना, इसमें बोला गया कि चिकित्सा ठीक है कि डॉक्टर्स भी अपनी पूरी मेहनत करते हैं, और मेन क्या है उनका जो एक्सीडेंटल केस है या ट्रॉमा वाले केस है उनके अंदर उनकी सारी बातें समझ में आती हैं कि उनको हम नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन मैं अपना एग्जांपल देके अगर बताऊं कि मुझे मेरे दोनों पैरों में प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे बहुत ज्यादा दर्द था। डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया, छुट्टे उन्होंने बोला कि MRI कराइए, है ना, फिर एक्सरे भी कराया, MRI कराई, पूरी बॉडी की MRI करवा दी। फिर उन्होंने जो मुझे ये दिया ग्लूकोजामिन सल्फेट वगैरह दिया, उसके साथ और बहुत सारी मेडिसिन दे दी, लेकिन उसको खाने के बाद भी मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं था, मेरा पेन एज इट इज बना हुआ। और जैसे ही मैंने एमवे का विवेक भाई साहब और अमृता जी के द्वारा जब उन्होंने मुझे बताया कि आप एमवे का लो, तो राइट न्यूट्रिशन मेरी बॉडी में जाते ही मेरे अंदर मतलब कहते हैं ना कि एकदम से बहुत चेंजेस आ गए। मेरा पेन था वो बिल्कुल हट गया और मैं आलती पालती मार के जमीन पे बैठने लग गई। अगर मैं वही डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेकर चलती रहती तो शायद मैं अभी भी उसी कंडीशन में रहती। तो हमें डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो ठीक है, वो देते रहते हैं कि अगर ये दवाई काम नहीं आ रही तो आप दूसरे पे जाओ, दूसरी काम नहीं आ रही तो आप तीसरे पर जाओ। विश्वास करिए, लेकिन आप दूसरी राय भी लेकर साथ में चलिए। अगर मैंने ये राय नहीं मानी होती भाई साहब वाली बात, तो अभी भी मैं उसी चीज पर, अपने जो पैरों की कंडीशन थी मेरी अभी उसी पर चल रही होती, है ना। तो बात मानिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं मानना है। अपनी भी दिमाग को भी यूज करिए कि डॉक्टर जो दे रहे हैं वो सब सही है या नहीं है, दूसरों की भी राय अपने को लेनी चाहिए। अब हम 4th चैप्टर पर अगर आते हैं तो सबने डिस्कस तो कर दिया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि शालू जी, 1 मिनट शालू जी, मैं इंटरप्ट करूंगी, है ना। बहुत अच्छी शेयरिंग, लेकिन अभी हम 4th चैप्टर पे आने से पहले 3rd चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें रह गई हैं, तो जस्ट उसके बाद क्योंकि टाइम अभी कम है, कल हम 4th चैप्टर को वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरे को जो लग रहा है, मुझे मतलब ये आई वुड लाइक कि हम लोग जो बात करें वो अभी, जैसे जब हम सैटरडे को बात कर रहे हैं एक्सपीरियंशियल शेयरिंग की सारी और इधर उधर की, या जो भी हमने पढ़ा हेल्थ से रिलेटेड, दैट इज फाइन, बट मंडे टू फ्राइडे हमें रेस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा व्हाट ऑथर सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑथर क्या कह रहे हैं। अब जैसे पाथवे नंबर 5 में जेनेटिक के अंदर बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ऑथर ने कही है कि जीन्स सब कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जीन्स का कोई फाइनल से नहीं है। They are certainly they are not the primary cause of disease that modern science, modern medicine would have us believe, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जेनेटिक डिजीजेस में हम प्राइमरीली सोच रहे हैं कि जीन्स का ही कंट्रोल है, लेकिन जीन्स का फाइनल से नहीं है, प्राइमरी से नहीं है। तो ये जो बातें ऑथर कह रहा है, सीक्वेंशियली होस्ट की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बढ़ जाएगी। तो कल से जो है कुछ होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी एक डिफरेंट प्रोविजन करना होगा, लास्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। और अभी जैसे नीता ने भी मेंशन किया, साकेत भी मुझे बोल रहे हैं, हेल्थ एंड परफॉर्मेंस स्केल जो है चैप्टर 3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि मिस हो गया है। तो प्लीज 3rd चैप्टर के अंदर जो कॉन्क्रीट चीज मिस हुई है वो आई थिंक नीता, साकेत जी या कोई भी और जिनको लगता है दे वांट टू ऐड दोज इनपुट्स, मोस्ट वेलकम, एंड देन वी विल मूव फॉर 4th चैप्टर। नीता जी ने किया, तो नीता जी को वेलकम। नीता जी। थैंक यू शांति जी, थैंक यू सो मच, और गुड मॉर्निंग लीडर्स। मैं बस इसमें जो है इस चैप्टर का इफ आई हैव टाइम ऑफ 2 to 3 मिनट्स, तो इसको जो है जो चीजें इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंटली हाईलाइट की हुई हैं उनको बताते हुए हेल्थ एंड परफॉर्मेंस स्केल के बारे में बात करना चाहूंगी। पहली बात तो जो उन्होंने बताया, जैसे हमने कल सुना साइटोपैथी सिम्टोमोलॉजी है ना, कि डॉक्टर्स जो है उसको ट्रीट कर रहे हैं। और इसमें जो बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि इन्होंने डिजीज को बताया एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ये नहीं कि अचानक से जो हुआ उसको एकदम कट डाउन कर दिया, बट इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। जो हमने देखा कि हमारे सेल्स जो है खराब हो जाते हैं, जिसके लिए 2 कॉजेज उन्होंने बताई दी हैं।
उसके बाद हम जब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, उन्होंने बताया हेल्थ को भी उन्होंने डिफाइन किया, जैसे डिजीज को डिफाइन किया वैसे हेल्थ को डिफाइन किया। और हेल्थ की डेफिनेशन में उन्होंने लिखा कि ऐसा नहीं है कि हेल्थ इज जस्ट एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब सिर्फ डिजीज नहीं है इसलिए आप हेल्दी है ये कहना बहुत ज्यादा जो है वो माना, मतलब सही नहीं माना है। और उन्होंने बताया है कि जब हम बात करते हैं हेल्थ की तो उन्होंने कहा है कि जहाँ पे आपके सेल्स एकदम ऑप्टिमली फंक्शन कर रहे हैं, मतलब जैसा उनको करना चाहिए था वैसा फंक्शन कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि कौन लोग मतलब डिजीज हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि हेल्दी पीपल कभी भी सिक नहीं होते, है ना। तो हमको बस ये देखना है कि हम लोग एक इन्फेक्शन हो उससे पहले ही हम लोग बीमार हैं, क्योंकि हेल्थ एक प्रोसेस, मतलब डिजीज एक प्रोसेस है ना। और उन्होंने ये बात बोली कि अगर आप छोटा मोटा कोल्ड और फ्लू हुआ है और हमें लगता है कि यार हमें तो कुछ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हमारे सिम्टम्स आ चुके हैं, हमें कुछ हो रहा है, बट हमें वी हैव टू मतलब गो फॉर इट कि कुछ ना कुछ हो रहा है बॉडी के अंदर। और बाद में इन्होंने बताया कि हमारी हेल्थ किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। उससे भी पहले एक बात जो उन्होंने बताई बहुत अच्छी जो मुझे लगी हुमजाज के बारे में, कि उनकी जो है गुड हेल्थ के प्रिंसिपल्स उनके बिलीव्स और लाइफस्टाइल में इनबिल्ट थे, है ना। हमारे लाइफस्टाइल में क्या वो इनबिल्ट हैं हमारे, हम लोग जनरली सोचते हैं अरे आज कुछ खा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो वो हमेशा वही सारी चीजें जब हमारे बिलीफ में आ जाती है वो सब चीजें, तो हम उसके ऊपर बिल्कुल दृढ़ निश्चय होकर काम करते हैं। और उन्होंने बताया कि जब हम सिकनेस के और जो ब्लेम है वो एक्सक्यूजेस पे रखते हैं कि यार मेरे पड़ोस में तो आके ये बैठ गया था इसलिए मैं बीमार हो गई, है ना, मेरे को तो आज मैं बाहर निकल गई थी अचानक से सर्दी में तो मैं बीमार हो गई, तो ये सारी एक्सक्यूजेस बताए ऑथर ने। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर बार हम लोग यही बात कर रहे होते हैं कि हम बीमार हुए क्यों, तो उसका कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं बाहर कई एक्सटर्नल फैक्टर्स में। और जब उन्होंने बताया किस डायरेक्शन में आपकी हेल्थ मूव कर रही है, तो उसके लिए उन्होंने बताया हेल्थ एंड परफॉर्मेंस स्केल। और उन्होंने इसमें बता रहे हैं कि हमारी हेल्थ जो है वो एक कांस्टेंट वो नहीं है, एक कॉन्टिनम है ना, जहाँ पे एक तरफ डेथ है और एक तरफ जो है बिल्कुल हेल्दी मतलब ऑप्टिमली वर्किंग सेल्स है, परफेक्ट हेल्थ है, मतलब मैं बोलूंगी डेथ एंड परफेक्ट हेल्थ के बीच में कहीं हमारी हेल्थ लाई करती है। और उन्होंने बताया कि जब आपके सारे सेल्स ऑप्टिमल वर्क कर रहे होते हैं तो आप परफेक्ट हेल्थ में होते हैं, और इस स्टेट को होम्योस्टेटिस स्टेट बताया है ना। होम्योस्टेटिस का मतलब जो साइंस बैकग्राउंड के उनको समझ में भी आएगा कि जब आप परफेक्ट बैलेंस में होते हैं और आपका जो है एकदम फाइन ट्यूनिंग आपके सेल्स की हमेशा चलती रहती है, वो बैलेंस मेंटेन रहता है, तो आप जो है होम्योस्टेटिस की कंडीशन में होते हैं, यानी परफेक्ट हेल्थ की कंडीशन में होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि, और ये कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं ना आइडियल है ना, आइडियल कैन ऑलवेज बी अचीव्ड। बट हमारा सबका जो हाल है वो ये है कि हम डेथ और परफेक्ट हेल्थ के बीच में कहीं पर लाई करते हैं। और अच्छी बात इसमें यह है कि आपकी एज कुछ भी हो सकती है, आज आपकी करंट स्टेट कुछ भी हो सकती है हेल्थ की, बट जैसे हम बोलते हैं, हमने सीक्रेट में जादू में पढ़ा कि वी हैव द पावर टू चेंज। हमारे हाथ में है कि हम अपने इस कॉन्टिनम में कहाँ लाई करेंगे, हम कहाँ कौन सी स्थिति में रहेंगे, ये हमारे पास पावर है कि हम अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं हेल्थ एंड परफॉर्मेंस स्केल के ऊपर। और उन्होंने बात बताया कि ये ऐसा, खुद ऑथर बोल रहे हैं कि मैं खुद सरप्राइज इस बात से था कि पहले मुझे लगा कि एक 80 ईयर ओल्ड लेडी जब इनके पास आई, सॉरी 94 ईयर ओल्ड थी वो लेडी, कि वो ठीक नहीं हो सकती, है ना। ऑथर ने खुद ने ही मान लिया था उस चीज को, बट बाद में उन्होंने कहा कि इतनी मिराकुलसली हमारी बॉडी में जो पावर है हील करने की, तो ये बात उनको तब पता चली जब वो 94 ईयर की लेडी जो है वो भी हील होने लग गई। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजें इसमें बताया, इसमें बताया कि गाय का दूध जो है, उन्होंने बताया उस लेडी को कि उसको नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ह्यूमन बीइंग के लिए वो एक एप्रोप्रिएट फूड नहीं है ना। तो कई सारी चीजें इसमें जो है मैंने हाईलाइट भी की है। और उन्होंने बताया बिना किसी कॉज के कभी सिकनेस होती नहीं है, और जब हम हेल्थ कॉन्शियस लाइफ चॉइसेस लेते हैं तो वो हमारे पर्सनल हेल्थ इक्वेशन को जो है चेंज करती है, जो हम हेल्थ एंड परफॉर्मेंस स्केल की बात कर रहे हैं। 6 पाथवेज में जो 2-3 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी मैं जरूर से शेयर करना चाहूंगी। जो न्यूट्रिशन, टॉक्सिन, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, जेनेटिक एंड मेडिकल, ये 6 पाथवेज बताए हैं। उसके अंदर उन्होंने बताया, जैसे कि हम हमेशा ही बात करते हैं कि मैल न्यूट्रिशन जो है इट इज अ मेजर कॉज, जो हमने अभी बात भी की, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन। और इसमें इन्होंने बताया कि रिलेशनशिप क्या है आपके न्यूट्रिशनल डाइट कंटेंट का और आपकी हेल्थ के बीच में। तो न्यूट्रिशनल जो है ना, न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक टीम की तरह एक्ट करते हैं। हम हमेशा ही बात करते हैं कि आप एक सप्लीमेंट ले, 2 सप्लीमेंट ले, बट उन्होंने बताया कि जब ऐसा होगा कि सारे न्यूट्रिएंट्स मिलकर एक टीम की तरह, जैसे बोलते हैं टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो यहाँ पे भी उन्होंने एग्जैक्टली ये बताया कि अगर एक की कमी है तो बाकी सारी चीजों को भी जो है ना उतना इफेक्ट डालने नहीं देगी। और टॉक्सिन्स की उन्होंने बात की कि हम सब चीजों में टॉक्सिन्स ले रहे हैं,
टॉक्सिन ओवरलोड भी हो रहा है हमारे उसके अंदर। और उन्होंने बताया कि हमारी बॉडी में ये एबिलिटी है डिटॉक्सिफाई करने की, बट द प्रॉब्लम इज कि हम बॉडी को उस चीज से मतलब वो काम करने ही नहीं देते इसके अंदर, है ना। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे प्रॉब्लम जो है वो टॉक्सिक ओवरलोड नहीं है, बट हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उसको जो प्रोसेस करने की एबिलिटी है वो हमारी बॉडी को जो है इनपुट जो है बहुत ज्यादा हो जाता है रादर देन उसकी प्रोसेसिंग। साइकोलॉजिकल में सिग्निफिकेंस बताइए थॉट्स की, इमोशंस की, बिहेवियर की। और उन्होंने ये बताया कि साइकोलॉजिकल में हम हमेशा मानते हैं कि ये माइंड है और ये बॉडी है, जबकि उन्होंने बताया कि जब आप ऐसा मानेंगे कि माइंड और बॉडी मतलब सॉरी आपके बॉडी इंक्लूडिंग द ब्रेन इज माइंड, तो आपको ये मिराकुलस हीलिंग या प्लेसेबो इफेक्ट इनमें कभी भी ऐसा मिराकुलस हीलिंग नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो है दोनों जब चीजें एक साथ हैं तो सरप्राइज नहीं होगा हमें कि अरे अरे तो देखो कितना मिराकुलसली हील हो गया। और इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो मेडिटेशन है, स्ट्रेस है, प्लेसेबो इफेक्ट है, इमोशंस है, थॉट्स है, कैसे हमारी जो है बॉडी को अफेक्ट करते हैं। अभी इन्होंने इसमें सिर्फ समरी बताई है इन 6 पाथवेज की, जिनको कि अलग अलग चैप्टर्स में हम अच्छे से समझेंगे। फिजिकल में उन्होंने जो है एक्सरसाइज की और इन सब की जो इम्पोर्टेंस बताई है। उन्होंने बताया कि कितनी सारी चीजों से हमें जो है ये रेडिएशंस मिलते रहते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के लिए, जिनमें हेयर ड्रायर्स, हीटर्स, इलेक्ट्रिकल रेजर्स और बहुत सारी चीजें बताई हैं। फिर जेनेटिक पाथवे में उन्होंने बताया कि अपने जेनेटिक पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हमारे सारी जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेशन है बेसिकली हम जो आज हैं, है ना। और हमारी जीन्स जो है दे प्रमोट गुड हेल्थ एंड अपनी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जीन्स को मिनिमल डैमेज हो सके। और वो कैसे होता है उसमें बताया है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड्स, जो अभी हम बात कर रहे हैं, सारी जो टमाटर आ रहे हैं वो सारे के सारे जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, मॉडिफाइड है, जीएम सीड्स की जो अपन बात इतना सारा हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि हमने इतना सारा जब लॉन्च हुए थे एवीएच और सप्लीमेंट्स तब भी समझा था इन सब चीजों को। और मेडिकल पाथवे में उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स और वो जो है वो सब ट्रॉमा वगैरह में ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट अगर हम सिर्फ उन पे डिपेंड करते हैं तो शायद हम लोग थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। हमें अपने मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मॉडर्न मेडिसिन में हर डिजीज का जो है मतलब इलाज मिल जाए। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमें खुद को भी अपने लिए ये पता होना चाहिए कि किस तरह से वी कैन क्योर आवरसेल्फ, नॉट ओनली वी शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी सिंगल डॉक्टर। जो उन्होंने बोला ऐसा नहीं बोला है कि डॉक्टर्स आपको ट्रीट नहीं कर सकते, अगर आप ट्रॉमा में है या आपका बहुत इलनेस बहुत ज्यादा ऐसा है तो यू शुड गो टू अ डॉक्टर। और ये न्यू थ्योरी है मिलेनियम की, और हमें जो कोशिश ये करनी है जैसा बताया कोई वन डिजीज 2 कॉजेज, तो उन पे हम काम करते रहेंगे और 6 पाथवेज पे करेंगे। तो आई थिंक we will all be on towards a perfect health मतलब perfect health on the continuum to health and performance scale. Thank you so much. हेलो, हाँ नीता जी, बहुत अच्छा बताया आपने, सब कुछ अच्छा बताया। अब मैं तिलक सर पे इन्वाइट करना चाहूंगी। आज टाइम बहुत कम है पर वो आएंगे 2 मिनट में बताएंगे। वेलकम तिलक सर। सर है क्या आज? आज सर नहीं है। अब मैं पीयूष जी को इनवाइट करना चाहूंगी। जी थैंक यू शांति दीदी। तो कल का थैंक यू एवरीवन, बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन सबका रहा, बहुत सारे हैंड रेज अभी भी नजर आ रहे हैं, बट टाइम हो चला है तो कल अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। बट कल का जो होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं चाहती हूँ कि फ्लो, 2 चीजें, वन इज तो फ्लो ऑफ चैप्टर जो है वो एक डेफिनेट फ्लो ही होना चाहिए। बहुत ज्यादा कल के लिए मतलब आज के लिए अप्रिसिएशन है कि इतने सारे लोगों ने जो है वो इनिशिएटिव लिया, जो कि इस क्लब को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने में हमें मदद करेगा। तो सब लोग जो है जरूर वापस से इनिशिएटिव लें, अपने आप को नॉमिनेट करें, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप शेयर करेंगे। और होस्ट होने के नाते जो है होस्ट को बताना है कि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इस टॉपिक पे जो एकदम एक क्लियर कट आउटलाइन दे सके, पहले वो लीडर सामने आए। और उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आउटलाइन दी अभी और आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर ये वाली बात और ऐड होनी चाहिए थी, तो कुछ लोग जो है उस चीज को और ऐड करें। और जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो होस्ट फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर लेकर के जाए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए लीडरशिप को आमंत्रित करे कि इस टॉपिक के बारे में जो भी कंप्लीट एक आउटलाइन देना चाहें, एंड देन एड ऑन कि जो टॉपिक्स रह गए हैं। तो ऐसे हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एसेंस निकाल पाएंगे। और मंडे टू फ्राइडे मुझे लगता है देयर इज नो प्लेस फॉर क्रिएटिविटी, नो प्लेस फॉर क्वेरीज, नो प्लेस फॉर क्वेश्चंस, नो प्लेस ऑफ योर टेस्टिमोनियल्स या एक्सपीरियंसेस।
अभी हम केवल और केवल ऑथर क्या कह रहा है वी नीड टू अंडरस्टैंड, और सैटरडे का दिन हम जरूर से डिस्कशंस के लिए रखेंगे कि ऑथर ने जो बात की तो हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस इस दिशा में ऐसे बने। और हम लोग मतलब बहुत लकी हैं कि वाकई में जैसे भैया बात ही कर रहे हैं कि हम इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी को और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ऑलरेडी समझ रहे हैं, क्योंकि हम सब इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। तो मेरी तरफ से तो मुझे यही कहना है, बाकी कोई लीडर प्लीज कुछ और एड ऑन करना चाहें तो यू आर वेलकम। और कल की होस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेना चाहेगा? जिनको बात एकदम क्लियरली समझ में आ गई है और वो इस दिशा में फ्लो कर सकते हैं, वो प्लीज दे कैन टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू। अब मैं विवेक भैया को इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम सर। और होस्टिंग के लिए भी अपना कोई नॉमिनेट देना चाहे, और वही लीडर हैंड रेज करें जो कि लेसन के बारे में अच्छे से पढ़ के आते हैं, मतलब चैप्टर अच्छे से पढ़ के आते हैं। आई थिंक टॉपिक्स दिए हुए हैं इसके अंदर, तो हर एक जन एक एक टॉपिक ले सकता है, सो दैट देयर विल बी मोर शेयरिंग। और चाहे पांच ही लोग शेयर करें, लेकिन वही मतलब टॉपिक में से ही शेयर करें। आज विवेक भैया भी नहीं है। अपने अपने मैजिक क्लब पे कर दीजिएगा नॉमिनेशन का। अब अफर्मेशन की तरफ चलते हैं। कल कौन से टॉपिक? कल फोर्थ लेसन शुरू होगा। जी जी जी, कल देखिए फोर्थ टॉपिक के अंदर हमारा जो फोर्थ टॉपिक है चूजिंग हेल्दी सेल्स, तो बहुत ज्यादा अच्छा सेल के बारे में विवरण है और बहुत ही काम की चीजें हमें समझ में आएगा। तो लॉस्ट अलोंग दी वे और सेल का पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर बताया गया है, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं हेल्दी सेल्स को, टॉक्सिन्स कैसे हमारा सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी क्या है और कैसे हमारी ये लाइन जो है वीक और रस्टी हो जाती है। ये हम इतना डिस्कस कर सकते हैं 77 तक, दीज 5-6 टॉपिक्स है ना। तो यहाँ तक सब लोग पढ़ के आए। टॉपिक वाइज भी नॉमिनेट सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा आइडिया। यदि आप टॉपिक वाइज भी नॉमिनेट करना चाहें तो मैजिकल बुक रीडिंग क्लब में जरूर नॉमिनेट करें कि मैं इस बारे में बात करूंगा, है ना। सब टॉपिक आई मीन कि लॉस्ट अलोंग द वे, आप केवल इस सब टॉपिक के बारे में बात करें, फिर कोई केवल सेल के बारे में बात करे। तो इस तरीके से अपने आप को नॉमिनेट करिएगा। और कल की होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी शांति दीदी मैं लेना चाहूंगी, मैं लेती हूँ। और एफर्मेशन के लिए अभी हम बुलाते पीयूष जी, मैं समरी कर दूंगी जितना भी पढ़ा है इसमें, लास्ट। ठीक है, तो जैसे बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है आशा जी का। सब लोग जब सब टॉपिक बता रहे होंगे तो आज की पूरी क्लास से ये 20-25-30 मिनट की क्या कंक्लूजन डराइव हो रहा है वो समरी प्रोवाइड करेंगे आशा जी। थैंक यू। फर्नीचर के लिए कौन आगे आना चाहेगा? कोई भी लीडर करवा सकते हैं। मैं करवा देती हूँ। ठीक है, वेलकम सुमन। सभी लोग अपन हाथ जोड़ेंगे और आंख बंद करेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए बनी हूँ। मेरी टीम, मेरा पूरा सिस्टम बहुत ही शानदार है और एकदम दुनिया से हटके है। मैं खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार, एमबे परिवार बहुत खुश है। थैंक गॉड, मेरी टीम सबसे अच्छी है और एमबे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक गॉड, मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरीके से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम पूरी सिस्टम में रहते हैं। हम बुक पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, हर सिटी क्लब में आते हैं और हर मीटिंग में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और इससे हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा हमारी तरफ खींचे चला। मैं मेरे और अपनी टीम के सपने पूरे करने में एक माध्यम बन पा रही हूँ। थैंक गॉड, इतना सारा कुछ देने के लिए, वैभव देने के लिए और इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए। थैंक यू गॉड, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए बनी हूँ। थैंक यू गॉड, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए बनी हूँ। थैंक यू गॉड, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए बनी हूँ। थैंक यू गॉड, हमारे मेंटोर दुनिया के सबसे अच्छे मेंटोर है। थैंक यू गॉड, हमारे मेंटोर दुनिया के सबसे अच्छे मेंटोर है। थैंक यू गॉड, हमारे मेंटोर सबसे अच्छे मेंटोर हैं और हम सब इनके मार्गदर्शन में लगातार से आगे बढ़ने में विकास रखने वाली टीम साबित हो रही। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। थैंक यू सो मच एवरीवन।
थैंक यू गॉड। थैंक यू सुमन जी, बहुत अच्छे अफर्मेशन कराने के लिए। थैंक यू सो मच गुड दीदी। आप डायमंड। थैंक यू एवरीवन। और प्रदीप जी को हमारी तरफ से ढेर सारी जन्मदिन की बधाइयाँ। थैंक यू सो मच।